वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। आज हमारे साथ ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर विष्णु लांबा जी मौजूद हैं। वैसे तो इन्होंने पर्यावरण के लिए जो कुछ भी किया है उसकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है, जैसे कि 33 लाख पौधे लगवाना हो या फिर पक्षियों का संरक्षण करने के लिए गांव-गांव में जगह जगह पर परिंदे लगवाना। इसके अलावा क्रांतिकारियों से लेकर डाकुओं तक को इन्होंने अपनी पेड़ बचाने की मुहिम में शामिल किया है। इसके साथ ही उपेक्षित जो क्रांतिकारी परिवार थे उन्होंने उनको भी ढूंढा और उन्हें भी सरकार से सम्मान दिलवाया। महिला सुरक्षा हो या महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, जल संवर्धन, इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो सर, एक तरफ से ये कह सकते हैं कि आपने अपना लगभग जीवन जो है, अपना करीब करीब सारा जीवन समाज और देश के नाम ही कर दिया। जी बिल्कुल। लोग आपको ट्री मैन ऑफ इंडिया कहकर बुलाते हैं, कैसा लगता है आपको? मैं सामान्य बागवान हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे बागवान कहते हैं। ट्री मैन ऑफ इंडिया देश और दुनिया के जो तमाम प्रकृति को परमात्मा मानकर इस राह पर जो अपने अपने तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं या किस अपना अपना योगदान दे रहे हैं, जो स्नेह रखते हैं, उन सब लोगों का स्नेह विशेष रूप से इस नाम से मुझे दर्शाता है। और इस काम के लिए, इसके लिए विशेष आभार मैं जो हमारे विद्वान नेता आदरणीय पूर्व महामहिम प्रणव दा, उनको मैं इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव दा का ये सबसे बड़ा योगदान है। पहली बार उनके मुंह से ये ट्री मैन शब्द निकला था मेरे लिए 2012 में, जब मैं क्रांतिकारी परिवारों को लेकर के गया था वहाँ। तो उसके बाद फिर पूरे देश ने शुरुआत कर दी और ये मुझे मिल गया। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि मतलब हम सब जो है बचपन में कुछ ना कुछ शैतानियाँ करते हैं, कुछ चुराते भी हैं। इसी तरह इन्होंने अपने बचपन में पौधे चुराए थे। तो पौधे चुराने वाला एक बच्चा ट्री मैन ऑफ इंडिया कैसे बन गया? क्या थी ये कहानी? आप हमारे दर्शकों को बताइए जरा। जो बच्चों के खिलौने की खेलने की उम्र थी, तो मैं नीम, हमारे बरगद पीपल नीम है, उनके घोंकले बने होते हैं, जिसको ना बड़े अंदर से पुराना पेड़ हो गया अंदर से, उसमें कबूतर, तोता, ये सब अंडे दे देते हैं। गांव में कुत्ते हमारे सर्दियों में बहुत सारे, तो सारे गांव के कुत्ते मेरे घर में लाके उनको वहाँ शिफ्ट करना बचपन में। तोते के इनके बच्चे लेकर के अपने घर में लाना और पेड़ पौधे सारे अपने वहाँ लाना। तो पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी, खिलौने भी वही रहे। सपने में भी पेड़ की बातें करता हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि रात को आप ऐसे फावड़ा लेके भाग रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, उसको पानी डालने के लिए मना कर रहे थे। ये सब चीज़ें मैंने देखी है और संस्कार भी ऐसे ही मिले। प्रकृति से जोड़ने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरी माँ को जाता है, जिनके साथ पहली बार पौधा लगाया, जिनको सब चीज़ें करते हुए देखा। लेकिन ऐसी भी कहानी सुनने में आती है कि आप लोगों के घर से पौधे चुराया करते थे और पहला पौधा लगाया, लेकिन जिन पौधों का ख्याल तक नहीं था वो पौधे हमारी सरजमी पे आ चुके थे गांव में। मैं जब उनके पास गया कि मैंने सुना कि कागजी नींबू आया है, विजोरा नींबू आया है, आम्रपाली आए हैं आज, तो मैं पूछता था कि आम्रपाली होता कैसा, दिखाओ। फिर मांगता था कि दो। वो उस समय नहीं देते थे। इस तरह के पौधे होते नहीं थे उस समय तक। ना, अभी तो खैर हमने बगीचे लगा दिए, अपने लगाए आम खूब सारे। तो वो जो नहीं दिया तो उनका हमने चुराना शुरू किया। 1 2 3 4 पूरे गांव के चुरा लिए और भर लिया अपना बाड़ा। फिर इस नाम से फेमस हो गए। फिर घर वालों की शिकायतें, फिर मेरी ठुकाई शुरू हुई और लिमिट क्रॉस कर गई ठुकाई। फिर मेरे को एक सन्यासी थे, उनके यहाँ भेज दिया कि भाई यहाँ चुप रहेगा। वहाँ जाके फिर मैं सन्यास लेने की चीज़ें करने लगा। ऐसे कई चीज़ें। तो पौधे चोरने का वो क्रम जो था वो लंबे समय मेरा पीछा नहीं छोड़ा उसने। 10वीं 11वीं क्लास तक भी गांव जाता था तो पीछे वाले औरतें डर के मारे कि लड़ेगा इसलिए नहीं बोलती थी, लेकिन अकेले में बोलती थी कि पौधा चोर आ गया। अच्छा, तो आपका गांव के बच्चे पौधा चोर के नाम से जानने लग गए थे। आपने अभी तक 33 लाख पौधे लगवा दिए हैं, मतलब, तो फिर इस मुहिम को आप कितना आगे तक लेके जाएंगे? मेरे मुंह से निकल गया था, मेरा कोई संकल्प नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया था। 2007 में एक सभा की थी मैंने गाँव वालों के साथ में कि मैं पौधे चुराने नहीं, अब लगाने के इरादे से हूँ और आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो लोग उसमें थोड़ा धीरे धीरे मानने में अब तो खैर सब पूरा गांव साथ है। तो मैंने एक सभा में कह दिया था कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए उसे चिता पर जलने का अधिकार नहीं है। अपने अंतिम संस्कार के लिए कम से कम आदमी को पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। और अगर आप 5 पेड़ लगाएंगे तो मैं 5 करोड़ लगाऊंगा अपने जीवन में।
तो वो बात उस समय तो मजाक में बस ऐसे निकल गई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं उस सपने को सच कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, क्योंकि देश की जिस तरह से मुझे सहयोग मिल रहा है लोगों का सभी राज्यों से, अब तो भारत के बाहर भी ग्रेटा के साथ आपने चलाया भी, ग्रेटा के साथ हम काम कर रहे हैं, 130 देशों के लोग हमारे युवा साथी जुड़े हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब जो विशेषकर युवा पीढ़ी जो भारत की है, पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक हो गई है, बहुत जागरूकता आ गई है। ये जो 5 करोड़ पौधों का जो आपने कहा है, ये पक्का मैं लगा के मरूंगा। मुझे लग रहा है कि मैं पहले सांसें तोड़ने वाला नहीं हूँ। आप पौधे लगाने की ये जो मुहिम आपने जारी कर रखी है, ये काफ़ी अच्छी है। हाल ही में पीएम मोदी ने अपनी मन की बात में कहा था कि जल है तो आने वाला कल है। उन्होंने जल शक्ति अभियान करके एक मुहिम भी चलाई थी जिसकी काफ़ी तारीफ हुई थी। और हर साल ऐसा होता है कि गर्मियों के मौसम में कोई ना कोई शहर, कोई ना कोई राज्य, कोई ना कोई क्षेत्र जो होता है वो पानी की कमी से जूझ ही रहा होता है। तो सर, ऐसा क्या हो सकता है कि हर एक युवा पर्यावरण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले तो सम्माननीय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार, जिन्होंने वाकई ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे विषय, ऐसी ऐसी जरूरतें उन्होंने उठाई है। हमने कभी सोचा नहीं था कि स्वच्छ भारत अभियान जैसा अभियान भी कोई चल सकता है। बात छोटी सी थी लेकिन कितना बड़ा परिणाम दे गई। तो सच्चाई यह है कि दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं वो कही जा चुकी है अब तक। शायद ही कोई बात बची होगी जो आने वाले इतिहास में कोई कहेगा, ना आप कहेंगे ना मैं कहूँगा। जितनी अच्छी बातें थी सब कही जा चुकी है, सिर्फ उन पर अमल करने की आवश्यकता है। पानी से पेड़ नहीं है, पेड़ों की वजह से पानी है। अगर वन है तो जल है। आपको वनों के लिए विशेष अभियान चलाना ही पड़ेगा अगर आपको पानी बचाना है। अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि अभियान सकारात्मक रूप से और बहुत अच्छे परिणाम देके जाए, आपको उससे पहले वनों के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। क्या आज तक भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद भी क्या कोई पौधारोपण को लेकर जन आंदोलन शुरू हुआ? कभी नहीं हुआ, किसी समय नहीं हुआ। पौधारोपण एक जन आंदोलन बने, अंतिम से अंतिम व्यक्ति को यह समझ में आए कि प्रकृति, भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो प्रकृति को परमात्मा मानकर पूजता है। तो मेरा निवेदन यह है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय को विशेष रूप से निर्देशित करके, और जो इस दिशा में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति और संस्थाएं अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनको भी जोड़े, उनका भी हौसला अफजाई करें। छोटे छोटे प्रयास में आपके माध्यम से एक विशेष अपील देशवासियों से करना चाहता हूं, जिससे जल भी बचेगा, वन भी बचेगा और स्वच्छता में भी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के अभियान में हमारा योगदान होगा। सभी माताएं बहनों से विशेष आग्रह, हमारे घरों में दूध लेके आते हैं, उसका कोई विकल्प भी आया नहीं है। दूध तो थैली में आएगा, उसको आप ऊपर से काटिए, अपना दूध निकालिए, जो भी पात्र में डालना है जहाँ डालिए, अपनी थैली लेकर के उसमें थोड़ी मिट्टी लगाइए और लगा करके उसको घर के किसी भी कोने में, बालकनी में, कहीं भी पार्क में, जहाँ वो जो अपन केली वगैरह, तुलसी वगैरह लगाते हैं, वहाँ कहीं भी रख दीजिए एकांत में। और वहाँ धीरे धीरे आप जमा करते रहिए। आपकी 10, 20, 50 जितनी थैलियाँ हो जाएगी, 30 दिन में 30 तो होगी, कम से कम 1 लीटर तो आएगा रोज, आधा लीटर तो आएगा। घर में आने खाने के आम आते हैं, अमरूद आते हैं, अनार आते हैं, सेव, नाशपाती, चेरी, खुबानी जो आता है, उनके बीज उसमें डालना शुरू कीजिए। जो वेस्टेज आपका पानी है, सब्जी को धोने वाला, फेंकने वाला, फेंकते ही हो आप, उसमें डालना शुरू कीजिए। 2-3 महीने के अंदर, 1 महीने में नहीं, 2-3 महीने के अंदर आपकी खुद की अपनी घर की एक नर्सरी, एक होम नर्सरी तैयार हो जाएगी। आपके जब बच्चे का जन्मदिन आएगा तो उसको कहिए कि बेटा ये केक कुक तो काटते रहना, तू जहाँ भी जाना है, वो जो आजकल चल रहा है मोमबत्ती वगैरह, सारा दुनिया भर का पैसा, नाच गाना, ये सब खाना पीना, उसकी जगह आप कीजिए कि अपना जो खाना पीना खाएं, आशीर्वाद ले बड़े बड़े बुजुर्गों का, एक पौधा लेकर के और वो अपने मित्रों के साथ में लगाए। वो संस्कार जरूरी हो गया है। सर, एक समय ऐसा भी था जब आपने संन्यास लेने का सोचा था, आप फलारी बाबा के पास गए थे और पूरा आप एकदम सन्यासी जीवन की तरफ जाने वाले थे, लेकिन फिर कैसे आपने वो विचार त्याग दिया और कैसे आप वापस इन पेड़ों की रक्षा की मुहिम में लग गए? पेड़ तो उस विचार से पहले भी साथ थे। पेड़ तो पहले, सबसे पहले पेड़ साथ थे। मुझे याद नहीं रोटी मैंने पहले खाई कि पेड़ पहले लगाया, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन पेड़ तो हमेशा साथ थे। जहाँ तक संन्यास का सवाल है, तो मैं जिस प्रकार के संस्कारों की परंपरा से आता हूँ, मेरे खानदान में ये परंपरा थी कि बेटा, सबसे बड़ा जो बेटा, जैसे राजा का सबसे बड़ा बेटा बनेगा वो राजकुमार, फिर राजा। मेरे यहाँ पर सबसे बड़े बेटे को सन्यासी होना अनिवार्य था। ऐसी परंपरा हमारी सदियों चली आ रही है। अच्छा, तो आपके घर से कोई ना कोई सन्यासी हमारे बनता ही मेरे पिताजी के नाना जी से पहले के हर सबसे बड़ा बेटा सन्यासी है। तो
वो डीएनए में तो था ही, बचपन से इच्छा थी। हमारे जो रामचंद्र दास जी महाराज हैं लांबा गांव के बालाजी मंदिर में, रामचंद्र दास जी महाराज के पास में गया, उन्होंने मुझे कंठी माला वगैरह दी। मैं छोटा सा था, गया तो बदमाशी की वजह से पिताजी ले गए थे पकड़ के। तो वहाँ फिर 3 तिलक लगाना, चोटी रखना, बड़ी बड़ी जटा, स्कूल में भी यही सब चीज़ें चलती थी। वो चीज़ें वहाँ पर हो नहीं पाई। महाराज श्री का अचानक कहीं दूसरे स्थान पर जाना हो गया। थोड़े दिनों बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो जाना तो संन्यास में ही है, और जो भी प्रकृति और संस्कृति दोनों का जो संस्कार सीखना है वो इसी में सीखना है, इसी में करना है। तो मैं टोंक दूधिया बालाजी संत आश्रम बनास के किनारे पहुंचा, फलारी बाबा के पास। तो वहाँ मैं कुछ समय रहा और खूब जिद करी कि मुझे दीक्षा दीजिए, आप संन्यास दीक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा, बार बार पहले तो टालते रहे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हें बिना भगवा धारण किए ही तुम इस तरह से तुम्हें काम करना है। तो मुझे समझ में आया नहीं चीज़ें उस समय, तो बाद में चीज़ें अब समझ में आ रही, शायद हो सकता है इसीलिए कहा गुरुदेव ने। तो फिर इस रास्ते पर चल पड़े। तो विचार त्यागा नहीं, विचार तो कोई मैंने संकल्प नहीं लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा मन है। रास्ता बड़ा कठिन है, कंट का कीर्ण मार्ग है, कांटों भरा रास्ता है, बहुत मुश्किल है इस पे चलना। रोटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, कहीं सोना है, कहीं खाना है, क्या हो रहा है। 1 रुपया सरकारी डोनेशन नहीं, सरकार की तरफ से आपको कुछ नहीं मिलता? मतलब नहीं, मैंने लिया नहीं। सरकार कोई न देने आई है न मैं लेने गया हूं। मैं ये नहीं कहता कि सरकारों ने दिया नहीं है, न कोई सरकार देने आई, पूछने आई, न मैं लेने गया। जोधपुर से आते हैं, और जोधपुर से जो गजेंद्र सिंह जी है वो ही जल शक्ति गज्जू बना के बारे में नहीं बोलूंगा। गज्जू बना देखो, लेकिन हमारे उनकी तरफ से भी कोई मदद नहीं आई? नहीं, मैं उस बारे में ब्लेम नहीं लगाऊंगा। गज्जू बना ने मुझे बुलाया, मैं गज्जू बना, मतलब मैं क्या बताऊं, बड़े अच्छे हमारे नेता हैं वो, जननायक हमारे। गज्जू बना ने मुझे बुलाया, लाडले इसलिए सब गज्जू बना बोलते हैं उनको। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने बुलाया कि दिल्ली आ जाओ। बाड़मेर मिला था पिछली बार, मुझे अवार्ड दिया था, उन्होंने सम्मानित किया था। जी। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली आओ और बैठ के थोड़ा कुछ करो इस बारे में आगे। लेकिन उनका उद्देश्य वही था। भारत के क्रांतिकारी परिवारों के लिए विशेष रूप से ओम बिरला जी ने भी जब मुझे बुलाया कोटा, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मेरा उद्देश्य प्रोजेक्ट लेना या ये सब करना वो नहीं है। मेरा उद्देश्य मेरे हाथ ना बांधे जाएं, मेरी आजादी में खलल, मैं दखल नहीं चाहता। मतलब आप अपने मुझे स्वतंत्र रूप से आप काम सौंपेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो कार्य भारत की कोई विभाग नहीं कर पाया वो हम करके दिखाएंगे आपको। लेकिन सरकारी तंत्र की उदासीनता हमारे प्रोजेक्ट पर हावी नहीं होनी चाहिए। मैं अधिकारियों के पीछे भागता फिरूं, सर ऐसा कर दीजिए, सर वहां पौधे नहीं पहुंचे, ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, वो सब नपण नहीं करेंगे। वो सब करने के लिए फकीरी थोड़ी ली है। सर, आपने अपने इस मुहिम में क्रांतिकारियों से लेकर डाकुओं तक को जोड़ा। तो जो चंबल के, बीहड़ के जो डाकू थे, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, उन्हें भी सर ने अपनी मुहिम में शामिल किया है। तो इस मुहिम में आप जब जंगल में पहुंचे, बीहड़ों में पहुंचे, तो आपको डर नहीं लगा कि आप बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं? और आपका अनुभव उन डाकुओं के साथ कैसा रहा? डर तो इस बात का जरूर है कि मेरी वजह से कभी देश का कोई नुकसान ना हो जाए, बस इस बात का डर है। बाकी डर डिक्शनरी में है नहीं। और जो आपने दूसरी बात बोली डाकू, दरअसल मैं मिलने तो डाकुओं से गया था आपसे पहले। जब मैं भी जब गया नहीं था, उससे पहले डाकुओं से मिलने गया था। लेकिन मुझे वहाँ एक भी डाकू नहीं मिला। मुझे सब सन्यासी, संत, ऐसे फकीर टाइप के लोग मिले, कलंदर टाइप के लोग मिले, ऐसे देवता लोग, इतने अच्छे लोग, इतनी सादगी भरा जीवन जी रहे हैं। उन्होंने जो कुछ किया, अच्छा किया, बुरा किया, गलत के लिए किया, कैसे किया, जो भी किया, उन्होंने, न्यायालय ने उनको सजा दी। और माननीय न्याय, कानून से बड़ा कोई नहीं है ना, माननीय न्यायालय ने उनको सजा दी, उन्होंने सजा काटी, सरेंडर किया। अब वो मुख्य धारा में आए, समाज उनकी ताकत का सदुपयोग करे। भाई ताकत तो वो है, उनके नाम से काम होते हैं वहां पर। जिन खतरनाक जंगलों में आपके वन विभाग का अधिकारी की जाते हुए हालत खराब होती है, वहां पर ये अवैध खनन के नाम पर एक कंकर नहीं उठेगा, अवैध शिकार के नाम पर चींटी नहीं मरेगी, हरे पेड़ों की कटाई के नाम पर एक पत्ता नहीं कटेगा, ये गारंटी हम लेंगे। लेकिन सम्मानजनक स्थिति से उन्हें जिम्मेदारी दीजिए। जो हुआ, सजा काटी, सरकार ने जो सजा देनी थी कानून ने दी। मेरा निवेदन था कि उसके बाद वो व्यक्ति घर आ गए तो उनकी ताकत का सदुपयोग राष्ट्रहित में होना चाहिए था। कितने समय तक रहे थे आप वहाँ? मैं 2 साल लगातार वहाँ पर। तो आप लगातार 2 साल बीहड़ों में ही मैं आता जाता रहा, लेकिन 2 साल का समय मैंने वहाँ चंबल के दस्युओं में दिया। ये चंबल से लेकर चित्रकूट तक के जो बीहड़ हैं, ददुआ ठोकिया गिरोह तक, यहाँ से लेकर के मुन्ना सिंह, मलखान सिंह, सरू सिंह, मोहर सिंह, पान सिंह, सरला यादव, रेणु यादव, सीमा परियार, ये सब के साथ। तो इन सब ने आपकी मुहिम में क्या सहयोग दिया? जयपुर आए, हमारे आग्रह पर पूर्व दस्युओं का पर्यावरण को समर्पित विश्व में पहली बार हमने महाकुंभ आयोजित किया जयपुर की धरा पर। पहले बसाया बीहड़, अब बचाएंगे बीहड़। उस कार्यक्रम में पूर्व 38
कुख्यात जो दस्यु रहे हैं वो आए, उन्होंने संकल्प लिया और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने लंबा चौड़ा उस समय भी कवरेज दिया था, आज पुनः मुझे बुलाया है। तो सर, जब आपने इनसे बीहड़ बचाने की मुहिम के बारे में इन्होंने एक ही बात कही कि केंद्र सरकार हमें अगर वन बंधु, वन मित्र या किसी नाम से हमारे को कोई जिम्मेदारी दे, एरिया दिया जाए कि भाई ये एरिया मोहर सिंह जी के नाम रहेगा, ये एरिया मलखान सिंह जी के नाम रहेगा, वो जो लोग ऐसा कर सकते थे उन लोगों को क्या हम इतना कह सकते हैं कि ये जो 25 गांव हैं यहाँ पर कोई अवैध शिकार नहीं होगा, अवैध खनन नहीं होगा, हरे पेड़ों की कटाई नहीं होगी, शिकार नहीं होगा, जंगल की लकड़ी कहीं नहीं जाएगी। क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही है विश्व में, राजस्थान के अधिकतर राज्यों में आज भी क्लाइमेट शब्द जोड़ा ही नहीं गया अभी तक विभागों के आगे। किस राज्य की क्या रिपोर्ट आप बताइए। 5 जून पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 21 मार्च वानिकी दिवस, फॉरेस्ट्री डे, यही सब करके क्या करते हैं पता है, अपना वही फोटो नेताओं वाला पौधा लगाते हुए नहीं ट्वीट करेंगे, केवल वो एक डिजाइन सा बना देंगे आजकल जो बनाते हैं ना। ट्वीट अगर करते भी तो वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए पौधा लगाया, फोटो लगाना नहीं है, लगाने का तो कार्यक्रम ही नहीं है। एक डिजाइन बनाते हैं, वो कंप्यूटर बनाता है आजकल, उस पर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हैप्पी लिख देते हैं, एक तरफ वो नेताजी की फोटो फिक्स होती है वो कंप्यूटर वाले के पास में, वो टिका देता है। नेताजी या तो सो रहे होते हैं या पता नहीं कहाँ क्या कर रहे होते हैं। मेरा आग्रह यह है कि आप अगर वाकई पर्यावरण को चाहते हैं, अगर आप वाकई नौटंकी नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी में इस बार पेड़ लगाइए, पर्यावरण दिवस पे ट्वीट कीजिए, फेसबुक सोशल मीडिया डालिए, अच्छी बात है, प्रचार के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए जरूरी है, जन जागरूकता के लिए जरूरी है, लेकिन नाटक मत कीजिए, आप प्रैक्टिकल में पेड़ लगा के डालिए। मैंने अभी तक कहीं कहा नहीं है, मैं बता देता हूं आपके मंच पर, बड़ा मंच है, देश भर में अच्छा मैसेज चला जाए तो। आने वाले समय में मेरे 2 महत्वपूर्ण मन में जो इच्छाएं हैं, मैं बहुत जल्द उसके ऊपर बड़ी योजनाएं बना चुका हूं, सारी चीजें हो चुकी है, हमारे कार्यकर्ताओं से एक बार डिस्कस करना बाकी है। आपकी ये जो मुहिम है पेड़ लगाने की, पेड़ बचाने की, इसी के साथ साथ आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका भी उस मुहिम में भी हिस्सा लिया है, उससे भी एक आंदोलन बनाया है अपने स्तर पर, तो लोग जो है वो आपकी मुहिम से कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे कई सारे श्री कल्पतरु संस्थान सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। हमारे हर प्रोजेक्ट का अलग अलग उस पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। अच्छा, आपने कल्पतरु संस्थान बनाया है, उसके 2 विभाग पेड़ बचाने के लिए। हमारी मुख्य शाखा है, हम थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करते हैं लड़के, हार्ड वर्किंग मीन्स बाहर का टूर है और कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी नया अभियान विशेषकर गर्ल्स के लिए पूरे देश में हम शुरू कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 7.5 लाख गर्ल्स उस अभियान में हमारे साथ जुड़ेंगी। तरु सखी अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पेड़ पौधों की मित्र मतलब तरुओं की सखी, पेड़ पौधों की दोस्त, तो वो हम अभियान शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए। हम लोगों का जो मेन शाखा है हमारी, उसके लिए 2 हमारी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं कि चंबल के जो खुंख्यात दस्यु रहे हैं उनके साथ में एक हमारा पौधारोपण कार्यक्रम अब प्रैक्टिकल में चंबल के बीहड़ों में हो। लगभग 250 पूर्व दस्यु रहेंगे। मध्य प्रदेश शासन से और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से मेरी बात चल रही है, वो अनुमति दें। चंबल के बीहड़ों में पूर्व दस्युओं के साथ एक पौधारोपण महाअभियान शुभारंभ हो। भारत के महान क्रांतिकारी परिवार जो हैं उनके साथ हम अंडमान की सेलुलर जेल में एक सम्मेलन आयोजित करें, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का पावन सानिध्य उसमें मिले। जितने भी क्रांतिकारियों के बलिदान और जन्म स्थल है वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो। कल्पतरु संस्थान वहाँ फ्री में पेड़ लगाएगा और आने वाली पीढ़ी को भी क्रांतिकारी के बारे में पता चल पाएगा कि हमारे गांव में तात्या टोपे हुए, कि भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, जिनको जानता देश वो तो प्रचारित हैं। कई हजारों लाखों ऐसे नाम हैं जो जिनको लोग नहीं जानते। आने वाली पीढ़ी को उनकी शहादत का पता चलना चाहिए। हम उस पर भी काम करना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि देशवासी हमसे जुड़ें, क्रांतिकारी परिवारों के मुहिम से जुड़ें, चंबल के पूर्व दस्युओं के कार्यक्रम से जुड़ें। हमारी इच्छा है कि हमारे तरु सखी अभियान से देश की बेटियां आगे आए, देश की माताएं बहनें आगे आएँ और उस अभियान से हमारी जुड़ें। कल्पतरु महिला शाखा जो हमारी अलग से बनी हुई है। प्रकृति को बचाइए, प्रकृति को परमात्मा मान करके उसके संरक्षण और संवर्धन में योगदान दीजिए। हमारी महापुरुषों की जो महान परंपरा रही है, हमारे शास्त्रों की, हमारे पुरखों की जो महान परंपरा रही है, उसको आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए। आपके 5 पेड़ लगा देने से आपका जीवन तो धन्य होगा ही, आपके आने वाला और आपका जो निकल चुका है वो समय भी आपका धन्य हो जाएगा। और भारत को भारत बनाने का काम अगर करने वाले कोई लोग हैं तो सबसे पहले भारत के युवा हैं, वो आगे आएँ, हमारी इस मुहिम में जुड़ें और जैसे भी संभव हो सके, जिस भी अभियान में संभव हो सके आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ विष्णु लांबा। इनके कल्पतरु संस्थान के साथ आप भी जुड़ सकते हैं अगर आप इनकी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो। इसके अलावा हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति हम सबकी है और प्रकृति को बचाने का दायित्व भी हम सबका है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को
बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।